नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। तो आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, जो है अ यूनिक एम्परर हु गेव अप वॉर, यानी एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो सीधी सीधी हम बात कर रहे हैं किसकी? मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर को क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि यहाँ से आप 2 से 3 सवाल आप जरूर देखिएगा पेपर में। क्योंकि सवाल बनते कौन कौन से, या तो डायरेक्टली सवाल आपका बनेगा फैक्चुअल बेस अशोक के बारे में, या फिर दूसरा बनता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किसको कौन सा पद दिया गया था, उसके नाम कौन कौन से। और तीसरा एक सवाल यहाँ पर धम्म पॉलिसी से या फिर इनके अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शन से बन सकता है। तो ये 2-3 सवाल यहाँ से बनते आपको नजर आएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं मौर्यन साम्राज्य के बारे में। ये आप मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्लीटली। ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीटली मौर्यन एम्पायर के बारे में और उसके कैप्चरेशन के बारे में बात करता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने बिल्कुल की थी 2300 साल पहले। और उनके जो गुरु थे वो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, आप सबको पता है, जो उनके मंत्री थे जिन्होंने उनको गाइड किया। चाणक्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से एक सवाल बनता है अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि चाणक्य ने या विष्णुगुप्त, दोनों एक ही नाम है, ने खुद लिखी थी। और यहाँ पर अगर बात की जाती है कि जो उनके मर्चेंट्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड आर्टिजन्स यूज्ड टू लिव इन द सिटीज। और अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं ये बताया गया कि नगरों में रहने वाले जो व्यापारी थे, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार, आर्टिजन्स, वो सारे के सारे नगरों में रहा करते थे। और गांव में कौन रहेगा? यहाँ पर किसान रहेंगे जो पशु पालते थे या जो कृषि करते थे। और ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मध्य भारत यानी जो सेंट्रल इंडिया वाला जो सेक्शन है आपका, यहाँ पर वहां पर जो विंध्य की पहाड़ियां हैं, वहां पर अधिकतर लोग शिकार करके अपने जीवन को चलाते थे। मेगास्थनीज के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है अगर आप मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो। सेल्यूकस निकेटर के वो राजदूत थे जिन्होंने काफी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी, और जिसमें उन्होंने न सिर्फ मॉडर्न एम्पायर की सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बल्कि वहां के लोगों का क्या लाइफस्टाइल था, साम्राज्य कितना बड़ा था, पाटलिपुत्र की क्या क्या खास बातें थी, ये सारी बातें उन्होंने अपने किताब इंडिका में बताई हैं। नंबर 3 पॉइंट हम यहाँ पर आ गए हैं, और पॉइंट नंबर 3 में बात करने जा रहे हूँ साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा एक और थे, राजगृह थी। ठीक है, या मैप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, काफी अच्छे से आपको क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैप वाला सेक्शन, ये आप देख पा रहे होंगे। ये रहा पाटलिपुत्र। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर बोध गया है, सांची, उज्जैन, चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने राज्यों को कन्क्वेस्ट किया था, उज्जैन और तक्षशिला इसके अलावा मुख्य साम्राज्य के तौर पर माने जाते हैं। और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से यहाँ पर शासन किया जाता था। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, यहाँ पर रहकर जो किंग था वो रूल करता था। ठीक है, यहाँ पर पाटलिपुत्र में राजा स्वयं बैठा है और यहाँ पर रहकर बाकी राज्यों को बैठकर यहाँ पर देख रहा है। और बाकी राज्यों को देखने के लिए उसने अपने कारिंदों को रखा है, जो कि इनडायरेक्टली बेसिस पर उसको देखा करते थे, और डायरेक्टली रिपोर्ट राजा को यहाँ पर दिया करते थे। पाटलिपुत्र जो कि यहाँ पर मौर्यन एम्पायर की काफी प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि राजधानी के तौर पर देखी जाती रही है हमेशा से ही। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने मार्क किया, ये पाटलिपुत्र है बिल्कुल। तो लोअर गंगटिक वाला जो रीजन है, वहां पर पाटलिपुत्र आज का वर्तमान पटना सिटी जो है स्टेब्लिश है, बसा हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि गंगा के मैदानों में बसे होने की वजह से यहाँ पर रिसोर्सेज बड़े आसानी से मिल जाते थे, जिसके चलते वहां पर कभी भी लोहे की, वनों की, कृषि की जो कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी। तो आप देखेंगे कि शिल्पकार व्यापारियों को इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था, और सिटीज में और अर्बन एरियाज और विलेजेस में अलग अलग अधिकारी अलग अलग तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नंबर 4 स्लाइड पर यहाँ पर स्किप कर गए हैं। तक्षशिला उज्जैन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये रहा आपका उज्जैन, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, पाटलिपुत्र यहाँ पर है। ठीक है, और तक्षशिला यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि इंडिया का जितना भी आपको ब्लू शेड में मैप नजर आ रहा है, वो तीनों कोने पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट आपको रीजन स्टेट्स नजर आ रहे होंगे, जो राजा को तीनों ओर से प्रोटेक्ट कर रही है। तक्षशिला बिल्कुल यहाँ से, उज्जैन यहाँ पर समुद्री रास्ते से, पाटलिपुत्र खुद बहुत एक्सपेंडेड था अपने आप में। ठीक है, तो इसके अलावा राजकुमारों की बात की जाए तो उनको राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था।
जैसा कि आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ पर अशोक बहुत लंबे टाइम तक उज्जैन में जो है राज्यपाल के सॉरी राजकुमार के पद पर बहुत लंबे टाइम तक रहे। नंबर 6 स्लाइड में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं नदियों और मार्गों के बारे में, यानी हम ट्रेडिंग रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि नॉर्थ वेस्ट से कंबल, दक्षिण भारत से सोना कीमती पत्थर, ये सब मिलता था। यह है आपका नॉर्थ वेस्ट का सेक्शन, जो आपका तक्षशिला है, कंधार है, और यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ से घोड़े, कंबल, ये सब बहुत आसानी से यहाँ पर भेजे जाते थे। और जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ से सोने, कीमती पत्थर, गोल्ड, कोलार की खाने, ओडिशा का जो सेक्शन है, वहां से ये सारी चीजें निर्यात और आयात की जाती थी। तो नदियां कौन सी हैं? ये है आपका अरेबियन सी। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, आना जाना कर सकते थे अपना। अशोक सम्राट की अगर बात की जाए तो वे ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता को अपने संदेश पहुंचाए। और अच्छी बात ये थी कि जितने भी अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए थे उनकी भाषा प्राकृतिक थी। वो एक ऐसी लोकल लैंग्वेज थी जो कि बड़ी आसानी से वहां तक पहुंचाई जा सकती थी, हर एक व्यक्ति तक, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी। और लिपि क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी इसकी, ब्राह्मणी थी। अगर यहाँ पर मैं बाकी स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एरामाइक से लेकर, संस्कृत से लेकर, प्राकृतिक से लेकर, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर अशोक के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है कि कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध से संन्यास ले लिया और यहाँ पर भेरी घोष की जगह धम्म घोष के बारे में बात की और कहा कि हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे उद्देश्यों का प्रयोग करें जो कि हमेशा मानव जाति का भला कर सके। ठीक है। और वायलेंस को, यानी कि अहिंसा को हमेशा के लिए छोड़ने की बात कही है। अब अशोक का धम्म क्या था, यानी कि भेरी घोष से यहाँ पर धम्म घोष में आने का कारण क्या था? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉरी, कि यहाँ पर जो प्रजा है उसके निर्देश के अकॉर्डिंग जो राजा उसको निर्देश दे रहा है उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता था। और इसके अलावा सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अशोक ने अपने दूत भेजे थे, जहां से धम्म की उन्होंने बात की। धम्म बेसिकली बुद्धिज्म का एक प्रिंसिपल है जहां पर हमेशा से ही बात की जाती है वायलेंस को छोड़ने की और नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करने की और ह्यूमन जो है उनके बारे में बात करने की, उनके रिफॉर्मेशन की। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सीरीज अभी भी बरकरार है। इसके अलावा मैथ्स, केवीएस, यूपी, पीजीटी, टीजीटी का भी हम यहाँ पर जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चला रहे हैं यूट्यूब के चैनल पर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, और कल दोबारा मिलेंगे एक न्यू सेशन और न्यू लेक्चर के साथ। ध्यान रहे मैं इन लेक्चर में उतना ही आपको बता रही हूँ जो आपके स्टैंडर्डाइजेशन और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है।